गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो में हमने मेंडल के जीवन परिचय या मेंडलवाद के बारे में अध्ययन किया था। मेंडल का पूरा जीवन परिचय मैंने आपको बताया था और आनुवांशिकी के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जोहन मेंडल को कहते हैं, मैंने ये भी आपको बताया था। 6 जनवरी सन 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। 6 जनवरी सन 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। उसके बाद मेंडल के नियम क्या है, छिपे रह गए, ठीक है ना। लेकिन मेंडल ने जो आनुवांशिकता के नियम प्रतिपादित किए, उनकी सफलता के क्या कारण थे, उनका पहले अध्ययन करते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए, मेंडल के सफलता के कारण। मेंडल के सफलता के कारण। अब मेंडल की सफलता के निम्न कारण थे। सबसे पहला कारण था, यहाँ पे थोड़ा सा पहले लिखें, मेंडल की सफलता के निम्न कारण थे। पहले कारण की बात करें, मेंडल ने मटर के पौधों पर संकरण प्रयोग किए, ये तो बात सही है। लेकिन मेंडल ने एक समय पर एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने एक समय पर एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी का लक्षण का मतलब है एक दूसरे के विपरीत लक्षण। जैसे पादप लंबा होता है मटर का, तो पादप बौना भी होता है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। मटर के पौधे के जो बीज आते हैं वो गोल होते हैं, तो कुछ बीज झुर्रीदार मतलब पिचके हुए, मतलब झोल युक्त बीज भी होते हैं, ठीक है ना। ऐसे विपरीत लक्षण पाए जाते हैं जिनको अपन विपर्यासी लक्षण कहते हैं, ठीक है। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो मेंडल ने क्या किया, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। ऐसा नहीं किया कि एक समय में उन्होंने 3 से 4 लक्षणों पर ध्यान दिया, ना, एक ही लक्षण पर ध्यान दिया। ये उनकी सफलता का कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो लिखें आप लोग, मेंडल ने एक समय पर एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट बात है कि मेंडल ने जो संकरण प्रयोग किए, संकरण प्रयोग करने पर जो भी रिजल्ट आए, जो भी वह संकरण प्रयोग करता, जो भी रिजल्ट आता, उसको वो लिख लेता था, ठीक है ना। मतलब संकरण प्रयोगों से जो आंकड़े प्राप्त होते थे उनको वो विश्लेषण करता, सांख्यिकीय विश्लेषण करता, मतलब अपनी बुक में उनको नोट करता था। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण उनका ये है, मेंडल ने संकरण प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव किया। मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव किया। लिखें, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव किया। मटर के पौधे का ही चुनाव किया।
ये जो सफलता का कारण है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। अगर वो मटर के पौधे का चुनाव नहीं करता, हो सकता है वो सफल हो पाता या नहीं हो पाता है, ठीक है ना। मटर के पौधे का चुनाव नहीं करता तो वो सफल नहीं हो पाता। क्यों? मटर के पौधे में विशेषताएं होती हैं, 7 जोड़ी इसमें विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये मेंडल के सफलता के कारण थे। आगे नेक्स्ट चर्चा करेंगे। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव तो कर लिया, लेकिन मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव किया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग हेडिंग डालें, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव। अब बात आती है मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। तो इसमें थोड़ा सा हमको पहले लिखना है, मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव किया। क्योंकि मटर के पौधे में निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता की बात करते हैं। पहली विशेषता इंपॉर्टेंट विशेषता है। पहली बात, जो मटर के पौधे होते हैं वो 1 वर्षीय होते हैं। 1 वर्षीय का मतलब है 6 महीने में फसल को मटर की फसल को आप बुवाई कर सकते हो और 6 महीने के अंतर्गत आप इसको काट सकते हो। मतलब 6 महीने के अंतर्गत आप एक फसल चक्र पूरा कर सकते हो। मटर के पौधे को बो भी सकते हो और काट भी सकते हो, ठीक है ना। 6 महीने के अंतर्गत मटर की जो फसल है वो कंप्लीट तैयार हो जाती है, पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं अपन मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। अतः कम समय में इसकी एक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, कम समय में इसकी 1 से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। अगली बात, अगला कारण क्या है जो मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव किया। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि मटर के पौधे जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? अब द्विलिंगी होते हैं। अब द्विलिंगी पौधों से क्या मतलब है? आपने पुष्प तो देखा होगा। मैं यहाँ पे छोटी सी पुष्प की संरचना बनाता हूँ। पुष्प की संरचना लगभग इस तरीके से होती है। इसको अपन कहते हैं अंडाशय। पुष्प की संरचना लगभग इस तरह से होती है। ये हो गई पुष्प की संरचना। पुष्प में ये जो संरचनाएं होती हैं इनको अपन कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं इनको? पुंकेसर कहते हैं। और ये वाली जो संरचना होती है, बीच वाली संरचना, इसको कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं इसको? स्त्री केसर कहते हैं अपन, ठीक है ना। अगर कोई पुष्प है, अच्छा, जो स्त्री केसर और पुंकेसर है इनको पादपों के जनन अंग के रूप में जानते हैं। पादपों की जनन संरचना के रूप में जानते हैं इनको। पुंकेसर और स्त्री केसर जो है पादपों में जनन संरचना के रूप में कार्य करते हैं। पुंकेसर जो होती हैं इनमें परागकोश होते हैं। इस वाली संरचना को अपन परागकोश कहते हैं। इनमें परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? इनमें परागकण बनते हैं। और परागकण एक तरह से नर युग्मक का कार्य करता है।
और जो स्त्री केसर होते हैं इसमें क्या बनते हैं, अंडाशय होता है, इसमें अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं, अंडाणु, या अपन कह सकते हैं अंड कोशिका बनती है। जो परागकण जो होते हैं अंड कोशिका से आकर मिलते हैं। तो अंड कोशिका जो होती है एक तरह से नर मादा युग्मक का कार्य करती है, और नर युग्मक मादा युग्मक इनका ये पुंकेसर और स्त्री केसर का में बनते हैं। ठीक है ना। अब यदि कोई पुष्प है उसमें ये दोनों संरचनाएं स्त्री केसर और पुंकेसर अगर एक ही पुष्प में पाई जा रही हैं तो उन पुष्पों को अपन द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ऐसे द्विलिंगी पुष्पों की खास विशेषता क्या होती है, इन पुष्पों की विशेषता ये होती है कि पुंकेसर में उपस्थित परागकोश में बनने वाले जो परागकण होते हैं, क्या होते हैं, परागकण, जिनको अपन नर युग्मक मान सकते हैं, परागकण होते हैं, वो इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं। इस प्रक्रिया को अपन स्वपरागण के नाम से जानते हैं, स्वपरागण के नाम से जानते हैं इस प्रक्रिया को। तो द्विलिंगी पुष्प होते हैं जिनमें स्वपरागण की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है और स्वपरागण के द्वारा शुद्ध वंशक्रम अर्थात समयुग्मजी पौधे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। खास बात क्या लिखेंगे इसमें कि मटर के पौधे के पुष्प, मटर के लिखो, मटर के पौधे के पुष्प द्विलिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं अर्थात दोनों संरचनाएं एक ही पुष्प में पाई जाती हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर द्विलिंगी होते हैं। अतः स्वपरागण द्वारा शुद्ध वंशक्रम या लिख लेंगे समयुग्मजी, या लिख लेंगे समयुग्मजी पादप आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, अब शुद्ध वंशक्रम क्या होता है, समयुग्मजी पादप क्या होते हैं, इसी पार्ट में अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, सिंपल चीज़ है वैसे तो। थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो मटर के पौधों के जो पुष्प होते हैं इनमें विपुंसन की प्रक्रिया के द्वारा पर परागण आसानी से किया जा सकता है। अब विपुंसन की प्रक्रिया क्या होती है आपको मालूम है, स्वपरागण किसे कहते हैं, जब उसी पुष्प के जो परागकण हैं उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। लेकिन पर परागण हमको करवाना है तो क्या करेंगे, उस पुष्प में से पुंकेसर को काट देंगे वहाँ से। जैसे ये था, मैंने आपको पुष्प बताया था अभी, ये पुष्प मैंने आपको बताया था, इस पुष्प में इसको तो अपन कह रहे थे स्त्री केसर, और इन संरचनाओं को अपन कह रहे थे क्या, पुंकेसर। इसमें परागकण बनते हैं और परागकण क्या करते हैं, इसी पुष्प की स्त्री केसर की संरचना को बोलते हैं अपन वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर की ऊपर वाली संरचना को बोलते हैं अपन वर्तिकाग्र। जो पुंकेसर से जो परागकण होते हैं उसी पुष्प की स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इसे स्वपरागण कहते हैं। लेकिन विपुंसन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या किया जाता है, या तो कैंची के द्वारा इन पुंकेसरों को काट देते हैं, खाली स्त्री केसर को रहने देते हैं। अब दूसरे पुष्प में से परागकणों को लेकर और इसकी वर्तिकाग्र पर डाल देते हैं, इसको कहते हैं अपन परपरागण। क्या कहते हैं, इसको परपरागण कहते हैं। या फिर ऐसा करते हैं कि ये जो स्त्री केसर है इसके ऊपर वस्त्रावरण कर देते हैं। वस्त्रावरण का मतलब है थैली बांध देते हैं, पॉलीथीन बांध देते हैं या कोई कपड़ा बांध देते हैं ताकि इस पुष्प के परागकण इसी पर अटैक ना करें। ठीक है ना। अगर इस पर हमने क्या किया, आवरण बना दिया, तो हम क्या करेंगे, दूसरे पुष्प में से परागकण लेकर आसानी से यहाँ पर डालकर परपरागण की प्रक्रिया आसानी से कर सकते हैं। तो यही पॉइंट है इसका। क्या पॉइंट है कि मटर के पौधे
के पुष्पों में, मटर के पौधे के पुष्पों में विपुंसन विधि द्वारा, विपुंसन विधि समझ में आ गई ना, परागकणों को काटना या फिर स्त्री के सर पर आवरण लगाना, जिसे बैगिंग कहते हैं, वस्त्रावरण। विपुंसन की प्रक्रिया द्वारा पर परागण आसानी से करवाया जा सकता है, करवाया जा सकता है। अगले पॉइंट की बात करें, लास्ट पॉइंट की बात करें। लास्ट पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि मटर के पौधे का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। अब विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत लक्षण। 4th पॉइंट लिखें आप लोग, मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। अब ये विपर्यासी लक्षण होते कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग विपर्यासी लक्षणों के बारे में नोट करेंगे। हाँ तो बच्चों ये पाए जाते हैं 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। इन विपर्यासी लक्षणों में एक लक्षण तो अच्छा वाला होता है और एक लक्षण होता है बेकार वाला। अच्छे वाले लक्षण को तो अपन कहते हैं प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो अप्रभावी लक्षण होता है या बेकार वाले लक्षण को कहते हैं अपन अप्रभावी लक्षण, रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है ना। अब जैसे पादप की लंबाई की बात करें, लंबाई कह लो या पादप की ऊंचाई कह लो, एक ही बात है। पादप क्या होते हैं? लंबे भी पादप होते हैं और पादप बौने भी होते हैं। जो लंबा पादप है, लंबे पादपों में जो लक्षण है लंबापन, वो प्रभावी लक्षण होता है, और बौना क्या है? अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक है ना। उसके बाद बात करें, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक गमले में हमने पेड़ लगाया। किसका पेड़ लगाया? मटर का पेड़ लगाया। ठीक है ना। मटर का पेड़ चलो हमने लगा दिया। अब पेड़ लग गया तो पादप की लंबाई की हमने जांच कर ली कि पादप लंबा है कि बौना है। लंबा पादप लंबा होगा तो वो प्रभावी लक्षण होगा, और बौना होगा तो कैसा होगा? अप्रभावी लक्षण होगा। अब पादप हो गया तो इसमें पुष्प आएंगे। पुष्प तो देखो बेट, यहाँ भी लग सकते हैं पुष्प, शीर्ष पर, और पुष्प यहाँ भी लग सकते हैं। इसको कहते हैं अपन कक्ष में। ठीक है ना। कक्षस्थ कह सकते हैं, कक्षस्थ स्थिति, कक्ष में भी पुष्प लग सकते हैं। अब एक बात आप नोटिस कीजिए, अगर पुष्प यहाँ लग गए, कक्ष में पुष्प लग गए, तो पुष्प यही तो लगे ना, पादप की वृद्धि तो होती जाएगी, पादप की लंबाई तो बढ़ेगी ना। पुष्प यहाँ पे नहीं लगे, पुष्प लगे कक्षस्थ में, कक्षीय कलिका में पुष्प लगे हैं। ठीक है ना। और एक पुष्प लगते हैं ऊपर ही ऊपर, शीर्ष पर लगते हैं, इसको कहते हैं शीर्षस्थ स्थिति या अग्रस्थ स्थिति। अगर यहाँ पर पुष्प आते हैं, लगते हैं, तो पादप की लंबाई रुक जाती है, पादप की लंबाई रुक जाती है। अगर ये पुष्प शीर्षस्थ स्थिति पर लगेंगे तो ये अप्रभावी लक्षण है। कैसे लक्षण है? अप्रभावी लक्षण है। शीर्षस्थ कह दो या फिर को अच्छीय कह दो या अग्रस्त कह दो, मतलब ऊपर ही ऊपर। अगर पुष्प यहाँ पर लगेंगे तो पादप की लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है ना। लंबाई की रुक जाएगी। अगर पुष्प जो है कक्ष में लगेंगे, कक्ष में लगेंगे तो पादप की लंबाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसे स्थिति को कहते हैं कक्षीय स्थिति या कक्षस्थ। जो अगर पुष्प कक्ष में लगते हैं, कक्षस्थ स्थिति पर लगते हैं तो ये प्रभावी लक्षण है। अगर अच्छी स्थिति पर लगते हैं तो ये अप्रभावी लक्षण है। उसके बाद बात करते हैं पुष्प के रंग की। पुष्प के रंग 2 प्रकार के होते हैं। अगर पुष्प का रंग बैंगनी है तो वो अच्छा लक्षण है। ठीक है ना। अगर सफ़ेद है तो वो बेकार लक्षण है। अगर पुष्प का रंग बैंगनी है तो उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, सफ़ेद है तो अप्रभावी लक्षण कहते हैं। क्योंकि बैंगनी रंग के पुष्प में मटर की जो फली आती है वो अच्छी आती है, इसलिए प्रभावी लक्षण कौन है? बैंगनी वाला। रंग देख लिया पुष्प का। पुष्प के बाद में फली लगेगी तो फली का आकार देखते हैं। एक तो फली मोटी होती है मटर की फली, और एक कैसी होती है? पिचकी होती है, जिसको संकीर्णित अपन कहते हैं। जो मोटी फली है, फूली हुई फली है, वो प्रभावी लक्षण है, और पिचकी हुई वाला क्या है? अप्रभावी लक्षण।
आगे फली का रंग देखते हैं। आकार के बाद क्या देखेंगे? फली का रंग। फली का रंग हरा होता है, आप लोगों ने मटर को देखा है। तो हरा जो फली का रंग है ये प्रभावी लक्षण है। बहुत सी फलियों का रंग कैसा होता है? पीला, जो कि अप्रभावी लक्षण है, मतलब बेकार वाला लक्षण है। आगे बात करते हैं। फली देख ली, अगर फली को अपन छीलेंगे तो बीज निकलेंगे। उसके बाद बीज का आकार देखेंगे। अगर बीज गोल गोल हैं तो इसका मतलब अच्छी बात है। गोल बीज वाले पादप जो होते हैं, जो बीजों का जो आकार होता है यदि गोल होता है तो प्रभावी लक्षण है। कुछ बीज ऐसे निकलते हैं पिचके फूले हुए, उनको झुर्रीदार बीज कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? झुर्रीदार, रिंकल्ड सीड्स कहते हैं। ठीक है, वो अप्रभावी लक्षण है। आगे बीज का रंग देख लेते हैं। अब बीज का रंग कैसा होता है? आप लोग जब मटर को छीलते हैं तो बीज का रंग कैसा निकलता है? हरा निकलता है। मैं उस बीज की बात नहीं कर रहा, मैं उस बीज की बात कर रहा हूँ, मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ जब जो मटर की फली है वो मटर के पेड़ में, मटर के पौधे में पक गई है। आप लोग जनरली मटर का यूज करते हो, घरों में लाते हैं, वो कच्ची फलियाँ होती हैं। ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं उस फली की जो पेड़ में ही पक चुकी है, पेड़ में ही पक चुकी है। अगर पेड़ में पकी हुई मटर की फली को अपन तोड़कर बीजों को निकालेंगे तो बीज पीले निकलेंगे। पीले बीज जो होते हैं अच्छे वाले बीज होते हैं। अगर हरे बीज निकले तो वो बेकार बीज होते हैं। तो बीजों का रंग अगर पीला है तो प्रभावी लक्षण होगा, अगर हरा है तो अप्रभावी लक्षण होगा। आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जनरली मटर को छीला है तो हरे बीज निकले। मैं उस स्थिति की बात नहीं कर रहा, मैं तो पकी हुई मटर की फली की बात कर रहा हूँ। तब बीज उसमें पीले निकलते हैं, वो अच्छे होते हैं, प्रभावी लक्षण होता है। ठीक है ना। आपने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण पढ़ लिए। इन विपर्यासी लक्षणों का आपके याद करना है। मेंडल ने इन्हीं लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था। ठीक है ना, प्रत्येक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया मेंडल की मृत्यु हो गई 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। और मेंडल ने जो आनुवंशिकता के नियम थे वो ब्रून शहर की सोसाइटी थी। सन 1865 में उन्होंने अपने लक्षणों को प्रकाशित किया। ब्रून शहर की सोसाइटी ने, उनकी किताब थी नेचुरल हिस्ट्री के नाम से, उन्होंने अपनी वार्षिकी में मेंडल के संकरण प्रयोगों के नियम को प्रकाशित किया। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मेंडल क्या बीमार पड़ गया बेचारा। मेंडल क्या बीमार पड़ गया, तो बीमारी के कारण वो आगे मेंडल के आगे नियमों की, मतलब ज़्यादा नियमों को विस्तार से समझा नहीं सका। ठीक है ना, वो बीमार पड़ गया। और मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियम थे वो क्या छिपे रह गए, उनकी मृत्यु हो गई। अंत में 3 वैज्ञानिक आए। 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल को समझा, मेंडल को जाना, मेंडलों के नियम पे अध्ययन किया और मेंडलों के नियम की पुनः खोज कर ली। तो मेंडल के नियम की पुनः खोज 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। मेंडल जो था उसकी मृत्यु तो बेचारे की अज्ञात वैज्ञानिक के रूप में हो गई। मेंडल की सारी बातें सही थी, आनुवंशिकता के नियम, लेकिन उस समय के वैज्ञानिक थे मेंडल के नियमों को समझ नहीं सके। आगे सन 1900 की बात है। मेंडल के नियम तो 1865 में प्रकाशित हुए। उसके बाद मेंडल के नियमों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1900 में 3 वैज्ञानिक आए थे, 3 देशों के वैज्ञानिक आए थे जो अलग अलग कार्य कर रहे थे। उन्होंने मेंडल के नियमों पर ध्यान दिया और मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की 35 वर्षों बाद, मतलब 1900 में। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिखें मेंडल के नियम 35 वर्षों तक, मेंडल के नियम 35 वर्षों तक उपेक्षित रहे। उपेक्षित रहने का मतलब है छिपे रहे, ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं आप, छिपे रहे। आगे लिखें सन 1900 में अलग अलग देशों के
तीन वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की। ठीक है ना, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की थी। अब वो वैज्ञानिक कौन कौन से थे? पहला वैज्ञानिक था हॉलैंड का, जिसका नाम था ह्यूगो डीब्रिज। लिखेंगे हॉलैंड का ह्यूगो, आधा हेरन है, डीब्रिज, ह्यूगो डीब्रिज। दूसरा वैज्ञानिक था, एक वैज्ञानिक ऑस्ट्रिया का था, अपन लिखते हैं जर्मनी का। दूसरा वैज्ञानिक कहाँ था? जर्मनी का, जर्मनी का कार्ल कोरेंस ये वैज्ञानिक था। तीसरा नंबर का वैज्ञानिक था ऑस्ट्रिया, जहाँ मेंडल ने अध्यापन कार्य किया, ऑस्ट्रिया का एरिक वॉन शेरमेक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की और मेंडल को आनुवंशिकी के पिता के रूप में बनाया एक तरह से। ठीक है ना, आगे बात करते हैं आनुवंशिक शब्दावली के बारे में, आगे पढ़ेंगे। जो मेंडल के नियम हैं, मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम हैं, इनके बारे में जस्ट अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद, अगले लेक्चर में चर्चा कर सकते हैं। मेंडल की आनुवंशिकता के 3 लक्षण हैं। उन आनुवंशिकता के नियमों को समझने के लिए आनुवंशिक शब्दावली का समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब आनुवंशिकी के अंतर्गत कौन कौन सी टर्म आती हैं, कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, शब्दावली आती हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं, उनका अर्थ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग आनुवंशिक शब्दावली, आनुवंशिक शब्दावली। इसमें लिखें आप लोग मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को समझने के लिए आनुवंशिक शब्दावली को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना बच्चों, आनुवंशिक शब्दावली को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली आनुवंशिक शब्दावली की बात करते हैं जीन के बारे में। किसके बारे में? जीन, GENE के बारे में बात करते हैं। जीन किसे कहते हैं? सबसे पहले ये वाली बात इम्पोर्टेंट बात है। आपको मालूम है आनुवंशिक लक्षण किन्हें कहते हैं? वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरित करते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। अब वो आनुवंशिक लक्षणों को जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में कौन ले जाता है? उसको अपन जीन कहते हैं, मेंडल को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि इस जो लक्षणों को ले जा रहा है इसको जीन कहेंगे। मेंडल ने तो सिर्फ इसे कारक कहा था। मेंडल ने कहा था कि कोई कारक होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में ले जाता है, वो कोई कारक होता है। ठीक है ना, मेंडल ने कहा उस कारक को ही वो जीन कहते हैं, उस कारक को ही क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो मेंडल ने तो कारक कहा जो लक्षणों को जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में ले जाता है। बाद में जॉनसन नामक वैज्ञानिक आया, उसने बताया कि वो कारक नहीं है मेंडल, वो क्या है? जीन है। वो क्या है? जीन है। ठीक है ना, तो लिखें इसके बारे में
मतलब वह कारक जो लक्षणों को नियंत्रित करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, अर्थात नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। कारक शब्द जो है मेंडल ने दिया और जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने कारक को क्या कहा? जीन कहा। ठीक है ना। तो लिखें इसके बारे में, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है, जीन कहलाता है। ठीक है, आगे लिखें इसी में, कारक शब्द का प्रयोग मेंडल ने किया, मेंडल ने किया। ठीक है ना। कारक शब्द का प्रयोग किसने किया? मेंडल ने किया। जबकि जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने, जबकि जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने कारक शब्द को जीन कहा, कारक शब्द को क्या कहा? जीन कहा। ठीक है ना बच्चों। जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने कारक शब्द को क्या कहा? जीन कहा। मान के चलो पौधे की लंबाई की बात कर लें। पौधे की लंबाई का जो लक्षण है, दो तरह की होती है लंबाई, पौधा लंबा भी होता है, पौधा बौना भी होता है। और लंबाई का जो लक्षण है उसको कौन नियंत्रित करेगा? वो जीन नियंत्रित करेगा। ठीक है। जीन ही उस लक्षण को जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लाएगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? जनक पादपों से संतति पादपों में उन लक्षणों को कौन लाएगा? जीन लाएगा। ठीक है ना। मेंडल ने इसको कारक कहा था कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। ठीक है ना। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। कारक शब्द का प्रयोग किसने किया? मेंडल ने किया। और इस कारक शब्द को जीन किस वैज्ञानिक ने कहा था? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने कहा था। अच्छा, जीन की परिभाषा को अपन एक तरह से और लिख सकते हैं, अथवा करके आप लोग लिखिए। लिखें, वह कारक जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ऐसे भी कह सकते हैं जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में। ठीक है। दूसरी पीढ़ी में संचरित करता है, जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ठीक है ना। समझने के लिए इस परिभाषा को याद कर सकते हैं। आपको पेपर में ये वाली परिभाषा लिखनी है अगर आ जाए तो। इंपॉर्टेंट चीज़ें पेपर में ये आनुवंशिक शब्दावली पूछी जाती है। अगली आनुवंशिक शब्दावली की बात करते हैं अपन युग्म विकल्पी की। युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में इसे कहते हैं अलील। क्या कहते हैं इसमें? इंग्लिश में इसको अलील कहते हैं। नाउ यू राइट डाउन युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी कोष्टक में लिख लें इनको, अलील। कोष्टक में क्या लिखेंगे बच्चों? अलील लिखेंगे। अब इसको समझने की कोशिश करें आप, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आ गया तो आनुवंशिकता के नियम भी समझ में आ जाएंगे। देखो ध्यान से, लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जीन होते हैं। लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए क्या होते हैं? जीन होते हैं। मैंने जस्ट अभी आपको बताया। इस जीन के दो विपरीत स्वरूप होते हैं। इस जीन के दो क्या होते हैं? विपरीत स्वरूप होते हैं। उनको ही अपन युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे बात करते हैं,
पादप की लंबाई को नियंत्रित करने के लिए हमको जीन बनाना है। पादप की लंबाई को नियंत्रित कौन सा जीन करेगा, उसको हम बनाते हैं, जीन बनाते हैं जो पादप की लंबाई को नियंत्रित करे। अच्छा, पादप लंबे भी होते हैं जिनको अपन कैपिटल टी से दर्शाते हैं, जो प्रभावी लक्षण है। पादप बौने भी होते हैं जिनको अपन स्मॉल टी से दर्शाते हैं, जिनको अपन किससे दर्शाते हैं, स्मॉल टी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक जीन बन गया, ये क्या बन गया, एक तरह से एक जीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक तरह से एक जीन बन जाएगा, ठीक है ना। तो किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपरीत स्वरूप होते हैं। देखो विपरीत है एक दूसरे से, एक तो कैपिटल टी है जिसको जो लंबा पादप का लक्षण है, एक स्मॉल टी है जो बौने पादप का लक्षण है, ठीक है ना। एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला कोई जीन है, उसके दो विपरीत स्वरूप होते हैं, या अपन कह सकते हैं उसके दो स्वरूप होते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। उनको अपन क्या कहते हैं बच्चों, युग्म विकल्पी कहते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको समझा दिया। परिभाषा रखें, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन, नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपरीत स्वरूप होते हैं, जिन्हें युग्म विकल्पी कहते हैं। युग्म विकल्पी, या लिख लें आप इनको अलील कहते हैं, कोष्ठक में लिख लें अलील, यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं एलील, ठीक है ना, अलील कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आपको समझ में आनी चाहिए। कोई भी जीन है उसके दो विपरीत स्वरूप होंगे, दोनों को साथ साथ लिख देंगे, ठीक है ना। मतलब जीन के दो विपरीत स्वरूप होते हैं, ठीक है। जीन में दो स्वरूप पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग उदाहरण के रूप में लिख लें, जैसे पादप की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपरीत स्वरूप निम्न हैं। दो विपरीत स्वरूप निम्न हैं। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था दो विपरीत स्वरूप कौन कौन से हैं, लंबा पादप कैपिटल टी, कॉमा, बौना पादप स्मॉल टी। बौना पादप क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया, ठीक है ना। बौना पादप क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया। अब ये दोनों विपरीत स्वरूपों को अपन एक जगह पे रख दें तो ये जीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीन बन जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, आगे ना समझ में, ठीक है ना। अब ये जो दोनों विपरीत स्वरूप जब इनको साथ साथ में रखेंगे तो जीन बन जाएगा, ठीक है ना। कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया। कैपिटल टी भी हो सकते हैं, स्मॉल टी भी हो सकते हैं। अगर कैपिटल टी होंगे तो क्या होगा, स्मॉल टी होंगे तो क्या होगा, इसको जस्ट अभी समझेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर कैपिटल टी आ जाए वो लंबा पादप होगा, और ठीक है ना, जहाँ पर कैपिटल टी आ जाए वो कैसा होगा, लंबा पादप होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगली आनुवांशिक शब्दावली की अपन बात करते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्दावली है, समयुग्मनजी। हेडिंग डालिए, समयुग्मजी। 3rd नंबर की आनुवांशिक शब्दावली है समयुग्मजी। होमोजीनस, इंग्लिश में कहते हैं इसको होमोजीनियस।
इसको समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये समझ में नहीं आया, आनुवंशिकता के नियम हर हालत में, हर हालत कीमत पर समझ में नहीं आ सकते, हर कीमत पर समझ में नहीं आएंगे अगर ये आनुवंशिक शब्दावली इससे आगे वाला समझ में नहीं आए तो। समयुग्मजी किसे कहते हैं? किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपरीत स्वरूप होते हैं, ये तो आपको मालूम है। अगर वो दोनों जो स्वरूप हैं अगर वो समान होंगे तो उसको कहेंगे समयुग्मजी। अगर दोनों स्वरूप जो हैं अलग अलग होंगे तो उसको कहेंगे विषमयुग्मजी। जैसे मैं बात करता हूँ, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। मुझे बताएं, ये देखो एक जीन है, इस जीन में दोनों स्वरूप समान है ना, बिल्कुल दोनों कैपिटल टी हैं, तो ये समयुग्मजी हो गया। क्या हो गया? ये समयुग्मजी हो गया। ये दोनों समान हैं तो ये भी क्या हो गया? समयुग्मजी हो गया। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अच्छा, मैंने आपको एक बात और बताई थी, जहाँ पर कैपिटल टी दिख गया वो लंबे पादप हैं। वो कैसे पादप हैं? लंबे पादप हैं। देखो ये कैसे पादप है बेटा? लंबे पादप हैं ये वाले। कैसे पादप हैं? लंबे पादप। लेकिन दोनों टी समान तो है ना, तो ये समयुग्मजी हुए ना। क्या कहेंगे इनको? समयुग्मजी लंबे पादप कह देंगे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? कह देंगे समयुग्मजी लेकिन लंबे पादप, क्योंकि दोनों जो स्वरूप हैं वे बिल्कुल समान हैं। अच्छा, और ध्यान दो, यहाँ पे क्या कैपिटल टी, तो इनको लंबे पादप नहीं कहेंगे बेटा। यहाँ पे कैपिटल टी नहीं है, यहाँ पे स्मॉल टी है। अगर एक भी यहाँ पे कैपिटल टी होता उसको अपन लंबे पादप कह देते। ठीक है, यहाँ पे क्या है? दोनों ही स्मॉल टी हैं। तो ये वाले पादप बौने पादप हैं। कैसे पादप हैं? बौने पादप। ये तो बात आपको समझ में आ गई। लेकिन हमको एक विशेष बात और ध्यान देनी है, ये दोनों जो स्मॉल टी हैं ये समान हैं, बिल्कुल समान है, आपको दिख रहे हैं, तो ये समयुग्मजी होंगे। कैसे होंगे? समयुग्मजी। तो इस पादप का नाम लिख सकते हैं अपन समयुग्मजी बौने पादप। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? दोनों टी समान है, समयुग्मजी। जहाँ पर कैपिटल टी आ गया वो तो लंबे पादप होंगे, आपको ध्यान रखने, रटना है। समयुग्मजी लंबे पादप, ये बौने पादप होंगे। लेकिन कैसे होंगे? समयुग्मजी, क्योंकि दोनों टी समान है ना, इस वजह से। अच्छा, एक और टर्म को अपन याद करते हैं, चौथी आनुवंशिक शब्दावली को, विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी हेट्रोजीनस, इसको और याद करते हैं। आपको मालूम है किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाला कोई जीन होता है, किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो स्वरूप होते हैं, आपको मालूम है इतना। यदि वो दोनों स्वरूप असमान हैं, अलग अलग हैं, तो उनको कहेंगे विषमयुग्मजी। क्या कहेंगे उनको? विषमयुग्मजी। जैसे बात करते हैं, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो ये जीन है, ये पादप की लंबाई को नियंत्रित कर रहा है। लेकिन इस जीन के दोनों स्वरूपों को देखो, दोनों स्वरूप अलग अलग है कि नहीं? एक तो कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। इनको अपन विषमयुग्मजी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। लेकिन इसका नाम कैसे बनाएंगे अपन? मैंने आपको बताया, जहाँ पर कैपिटल टी आ जाए वो लंबा पादप है। अच्छा, इसको लंबा पादप तो अपन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? लंबा पादप इसको अपन कहेंगे। लेकिन बेटा कैसे हैं ये? विषमयुग्मजी हैं। कैसे हैं? विषमयुग्मजी, इसलिए आगे लिख देंगे यहाँ पे विषमयुग्मजी लंबा पादप। विषमयुग्मजी लंबा पादप। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको परिभाषा लिखवा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आप इनका पुनः अध्ययन करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आए, मुझे कमेंट करें, ठीक है ना? मैं आपको 100% दोबारा समझाऊंगा, ठीक है ना? तो आप तो इनकी अब परिभाषा लिख लें। पहले लिखें समयुग्मजी, लिखें समयुग्मजी, लिखें जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के को नियंत्रित
करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हैं। लिखें, दोनों युग्म विकल्पी समान हैं। दोनों युग्म विकल्पी समान हैं तो उन्हें समयुग्मजी कहते हैं। तो उन्हें समयुग्मजी कहते हैं। ये परिभाषा बेटा पेपर में आती है बच्चों, स्टूडेंट्स, ये वाली परिभाषा पेपर में आती है और आपको उदाहरण भी लिखना है। आप लोग उदाहरण नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर कटेगा, ठीक है ना। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी जैसे करके लिख लेंगे। इसके सामने लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे बेटा, कैपिटल टी आ गया लंबे पादप, लेकिन दोनों टी समान है इसलिए समयुग्मजी। क्या बन जाएगा, समयुग्मजी लंबे पादप। क्या बन जाएगा, समयुग्मजी लंबे पादप, ठीक है ना। आगे दोनों स्मॉल टी हैं इसलिए पादप तो बौने पादप होंगे, लेकिन दोनों टी समान है इसलिए इसको कह देंगे अपन समयुग्मजी बौने पादप। क्या कह देंगे इनको बेटा, समयुग्मजी बौने पादप इनको कह देंगे। अगली परिभाषा लिखें विषम युग्मजी की। लेकिन जब किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हैं, मतलब अलग अलग हैं, असमान हैं, तो उन्हें विषम युग्मजी कहते हैं। तो उन्हें विषम युग्मजी कहते हैं।